तरह से उस फ्रीक्वेंसी में डालना सीख लें तो शायद हम बहुत कुछ हमारे जीवन में पा सकते हैं, राइट। सो टेक्निकली भी समझेंगे और मेथोडोलॉजी भी समझेंगे कि कैसे हम अपने जीवन में इन बातों को उतार सके और अपनी फ्रीक्वेंसी को मैच कर सके, ताकि फिर हमें जो चाहिए है वो अपने आप अपने जीवन में कैसे आए। या फिर यहां तक तो पहचान सकते हैं कि हमारे ब्रेन की फ्रीक्वेंसी कब कैसी होती है और उसके परिणाम हमारे जीवन में क्या होते हैं। ओके, सो यूट्यूब पे आवाज नहीं आ रही क्या? एक मिनट, अभी आएगी शायद आवाज। ओके, कभी कभी सो चले आज सुनते हैं। सबसे पहले हम एक बात को अच्छे से जान लेंगे जो हमने पहले भी जाने हुए हैं सीआईआई प्रोग्राम में। उसके बाद भी आज कुछ नए लोगों भी यहाँ पे जुड़े हुए हैं। तो एक कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड, ये थोड़ा सा 1-2 मिनट में मैं एक्सप्लेन करके देता हूँ। मैंने एक सीआईआई प्रोग्राम में आपको कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड एक्सप्लेन करने के लिए दो उदाहरण दिए थे। मतलब मैंने कॉन्शियस माइंड को कुछ और कहा था और सबकॉन्शियस को कुछ और कहा था। तो किसी को याद है तो चैट बॉक्स में टाइप करते रहे, बातें भी कर होती रहेगी। ओके, सो हमने कहा था कि जो कॉन्शियस माइंड है वो, अच्छा चिंपांजी नहीं, हमने कुछ और कहा था। ये गोरिल्ला को, तो गोरिल्ला बाद में आया, चिंपांजी तक पहुंच गए मेरे जी आप। गोरिल्ला नहीं कहा था हमने। एक्सप्लेन करने के लिए हम एक टर्मिनोलॉजी दी थी हमने। उसको हमने कहा था कि बॉस और वॉचमैन, राइट। एक होता है बॉस और एक होता है वॉचमैन, ये हमने देखा था। इसको थोड़ा सा 1-2 मिनट में समझते हैं ताकि फिर ये फ्रीक्वेंसीज का क्या चक्कर है ये आप समझ पाएंगे, क्योंकि इसके सिवा फ्रीक्वेंसी समझना थोड़ा कठिन जाता है। कुछ फ्रीक्वेंसीज होती है वो कॉन्शियस माइंड की होती है, कुछ फ्रीक्वेंसीज होती है जो सबकॉन्शियस माइंड की होती है। मैं अभी हम धीरे धीरे आगे इसमें देखेंगे। देखिए पहले समझ लेते हैं कॉन्शियस माइंड क्या है और सबकॉन्शियस माइंड क्या है। समझो एक बॉस एक कमरे में बैठा हुआ है, एक बंगले में बैठा हुआ है, और जिस बॉस के पास सारी ताकत है, एवरीथिंग, मतलब वो कुछ भी कर सकता है, इतनी ऊर्जा, इतनी ताकत, इतनी निर्णय क्षमता, इतने एग्जीक्यूटिव प्लानिंग, जो भी आप चाहें सब कुछ ये बॉस के पास है। ओके, पूरी ताकत है। और वो जो बंगले में जहां पे बॉस बैठा हुआ है, उस बंगले के गेट पे, गेट के पास वहां पे एक चौकीदार है, और चौकीदार के लिए क्या बनाया हुआ है, वॉचमैन है। वॉचमैन के लिए एक छोटा सा रूम बना के रखा है और वॉचमैन वहां पे बैठा हुआ है। तो जो कोई भी अंदर आता है वो वॉचमैन के परमिशन के बगैर अंदर बॉस के पास नहीं आ सकता है। जो बंगले में अंदर बॉस अकेला बैठा हुआ है उसके पास जब तक वॉचमैन का परमिशन नहीं होता है कोई भी अंदर नहीं आ सकता है। ओके, यहां तक समझ गए? समझ गए। तो अब यहाँ पे जो को जिस किसी को भी अंदर आना है उसको वॉचमैन का परमिशन लेना होता है, और वॉचमैन उसी को परमिशन देता है जो उसको समझ में आता है, जो उसको अच्छा लगे। तो बॉस का कोई यहाँ पे क्या नहीं है, रोल ही नहीं है। तो बॉस जो अंदर बैठा है वो किसी को भी मिल सकता है, किसकी परमिशन पे? बॉस की परमिशन का कुछ लेना देना नहीं है। तो यहाँ बॉस किसकी मर्जी पे चल रहा है? बॉस को कौन मिलने के लिए आ सकता है, किसकी मर्जी से आ सकता है? वॉचमैन की मर्जी से, राइट। वॉचमैन की जो मर्जी हो उसी को वो अंदर भेजेगा। वॉचमैन की मर्जी ना हो तो वॉचमैन किसी को नहीं भेजेगा। तो वॉचमैन को जो पसंद आए वही अंदर जाएगा। बॉस का यहाँ पे कोई मर्जी नहीं है, बॉस का यहाँ पे लेना देना नहीं है। ओके, सो यहां तक आप समझ गए। अब सुनिए, हमारा जो कॉन्शियस माइंड है इसको मैं
वॉचमैन कहता हूं। ये वॉचमैन की तरह रहता है, जिसको हम जागरूक मन कहते हैं। ये वॉचमैन की तरह है, जागरूक मन, राइट। और जो अर्ध जागरूक मन है, ये है बॉस। ये बंगले में बैठा हुआ बॉस है। ओके, यहां तक समझ गए। थारी ताकत किसके पास है? पूरी ताकत जो है वो किसके पास में है? सिर्फ और सिर्फ बॉस के पास है। और चला कौन रहा है बॉस को? तो वॉचमैन चला रहा है। जो वॉचमैन की मर्जी हो वही अंदर जाएगा, और बॉस उसी के लिए काम करेगा जो अंदर जाएगा। दो तीन रूल्स यहां पे समझना जरूरी है। एक, सारी की सारी ताकत बॉस के पास है। दूसरा, जो भी वॉचमैन की मर्जी हो वही अंदर जाएगा, और जो अंदर बॉस से मिलेगा उसी के लिए बॉस काम करेगा। ये तीन रूल्स को अच्छे से समझ लीजिए, राइट। ये तीन रूल ध्यान में रखना है। पहला रूल क्या है? पहला रूल क्या है? सारी ताकत किसके पास है? बॉस के पास, राइट। वॉचमैन की मर्जी के बगैर बॉस को कोई मिल नहीं सकता है, दूसरा रूल। और बॉस जिससे मिलता है उसी के लिए काम करता है। क्लियर? तो हमारा बॉस है हमारा सबकॉन्शियस माइंड, और हमारा जो वॉचमैन है ये है हमारा कॉन्शियस माइंड। यहां तक आप समझ गए? ओके, सो ये टर्मिनोलॉजी हम आगे समझते जाएंगे। तो आपको ये कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड समझने के लिए मैंने एक ये तरीका आपको बताया। तीन रूल्स के हिसाब से आप इसको समझ लीजिए। ओके, नाउ अब हम हमारे ब्रेन की वेव्स कितनी होती है। वेव्स का मतलब क्या होता है? मतलब होता है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी तो देखो, जैसे मैं ऐसे ऐसे हाथ घुमा रहा हूं, ऐसे 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 कर रहा हूं, तो मेरे हाथों की कुछ फ्रीक्वेंसी बन जाती है ना। कितनी फ्रीक्वेंसी पे वो हाथ मेरे हिल रहे हैं, राइट। तो जैसे कोई भौरा घूम रहा है तो कितनी फ्रीक्वेंसी पे घूम रहा है। कोई किसी भी तरह की मोमेंट हो रही है तो उस मोमेंट को हम मापते हैं, उसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। कितनी जोर से, कितनी धीरे, जो भी उसकी वेव्स हो, जो भी उसके एम्पलीट्यूड हो, उस हिसाब से हम क्या कहते हैं, ये फ्रीक्वेंसी मापी जाती है। वैसे ही हमारे दिमाग में हमेशा 24 आवर हमारे न्यूरॉन्स जो है ये इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा एक दूसरे से संवाद बनाते रहते हैं। तो हर न्यूरॉन्स दूसरे न्यूरॉन्स के साथ कनेक्टेड होता है इलेक्ट्रिसिटी के साथ। वो इलेक्ट्रिक फोर्स तैयार करते हैं और एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। अब जितने कितने न्यूरॉन्स हैं हमारे दिमाग में? 100 बिलियन न्यूरॉन्स है। 100 बिलियन न्यूरॉन्स एक दूसरे के साथ जब कनेक्शंस करते रहते हैं तो उसका जो फ्रीक्वेंसी बनता है, जो विद्युत तैयार होता है, जो ऊर्जा तैयार होती है, उसको हम फ्रीक्वेंसी के रूप में मापते हैं, राइट। तो कितना स्पार्क होता है एक सेकंड में, उस हिसाब से उसकी फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो ये है हमारे ब्रेन की फ्रीक्वेंसी। अब ये फ्रीक्वेंसी करीब करीब 5 तरह की होती है। 5 टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। उसकी एम्पलीट्यूड और उसकी फ्रीक्वेंसी, जो हर्ट्ज में उसकी फ्रीक्वेंसी गिनी जाती है, उसके आधार पे हम 5 भागों में इसको बांटते हैं। तो सबसे पहले गामा फ्रीक्वेंसी कहते हैं, वो गामा वेवलेंथ भी कह सकते हैं आप। तो गामा वेवलेंथ की जो फ्रीक्वेंसी होती है ये 40 हर्ट्ज के भी आगे की जो भी फ्रीक्वेंसी होती है, मतलब एक सेकंड में 40 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी तैयार हो तो उसको हम कहेंगे कि ये 40 हर्ट्ज से आगे, तो उसको हम कहेंगे कि ये गामा रेज है, या फिर ये गामा फ्रीक्वेंसी की स्टेट है। ओके, ये एक। दूसरी फ्रीक्वेंसी होती है बीटा। बीटा फ्रीक्वेंसी में हम वेव्स में हमारे ब्रेन की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है 15 से 40 के आसपास, मतलब 15 हर्ट्ज से 40 हर्ट्ज में। इसमें 3 प्रकार होते हैं, एक हाइयर, मिडल एंड लोअर, राइट। तो 15 से 24 तक, और 24 से 35 तक, और 35 से 40 तक, ऐसे 3 इसमें पार्ट्स होते हैं। ये बीटा फ्रीक्वेंसी में होते हैं। देन होता है अल्फा फ्रीक्वेंसी। अल्फा फ्रीक्वेंसी होती है 8 से 12।
8 हर्ट्ज से लेके 12 हर्ट्ज तक ये अल्फा फ्रीक्वेंसी होती है। देन थीटा फ्रीक्वेंसी होती है। थीटा फ्रीक्वेंसी क्या होती है? 3 हर्ट्ज से लेके 8 हर्ट्ज तक होती है, 3 to 8, ये थीटा फ्रीक्वेंसी। देन डेल्टा फ्रीक्वेंसी 0.5 to 3 हर्ट्ज तक ये डेल्टा फ्रीक्वेंसी होती है। ये अलग अलग टाइप के फ्रीक्वेंसी हमारे ब्रेन की होती है। अब एक एक करके हम इनको समझने जाएंगे कि ये कब, कौन सी, कहां, किस लिए होती है, और इसका फिर हमारे जीवन में उपयोग क्या होता है, और उस वक्त उस माइंड की स्टेट में हमें क्या मिलता है, क्या फर्क पड़ता है। ओके, सो ये अब हम पहले ये पांचों फ्रीक्वेंसी देखी हमने, गामा हायर फ्रीक्वेंसी, बीटा, अल्फा, थीटा और डेल्टा। डेल्टा ये सबसे लोअर फ्रीक्वेंसी होती है और गामा ये सबसे हायर फ्रीक्वेंसी होती है। इनके बीच में ये सारी फ्रीक्वेंसी, ये जानकारी मैं ज्यादा डिटेल नहीं दे रहा हूँ, ये आप कभी भी यूट्यूब पे चले जाए और ब्रेन वेव्स के बारे में बात टाइप कर ले तो आपको सारी की सारी जानकारी वहां मिल जाती है। ओके, लेकिन मुझे वो जानकारी आपको नहीं देनी है, जो सीक्रेट हम समझ पाते हैं वो मुझे आपको बताना है, ये मुझे आसान भाषा में आपकी तरफ पहुंचाना है। तो फ्रीक्वेंसी के बारे में आप वहां पे देख सकते हैं। ओके, सो अब हम शुरू करेंगे, सबसे हाईयर फ्रीक्वेंसी है गामा, लेकिन गामा फ्रीक्वेंसी हम अभी बात नहीं करेंगे, गामा फ्रीक्वेंसी लास्ट में बात करेंगे। गामा फ्रीक्वेंसी का सीक्रेट भी मैं आपको बताऊंगा। सो वेरी 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 इंपॉर्टेंट गामा फ्रीक्वेंसी है। हम बीटा से शुरू करेंगे। सो बीटा फ्रीक्वेंसी क्या होती है? ओके, सो देखिए, आप अभी मेरे सामने बैठे हुए हैं, मैं कुछ बात कर रहा हूँ, कोई टॉपिक आपके सामने आ रहा है, फिर आप क्या करते हो, कुछ पॉइंट्स भी लिखते हो, कुछ सोचते भी हो, कुछ और आपके काम भी चल रहे होंगे, कोई खाना भी खा रहा होगा, कोई सोने की तैयारी कर रहा होगा, कोई ड्राइविंग कर रहा होगा, ड्राइविंग करते करते सुन रहा होगा, कोई खेलते खेलते सुन रहा होगा, राइट ना? तो अलग अलग काम भी चल रहे हैं, मुझे सुन भी रहे हैं, नोट्स भी निकाल रहे हैं और समझ भी रहे हैं, ये सारी की सारी चीजें आपकी चल रही है। तो इस काम, इसको हम क्या कहते हैं? एक्टिविटी कहते हैं। कुछ ना कुछ हम कर ही तो रहे हैं दिमाग से अभी, राइट ना? सोच रहे हैं, कर रहे हैं, सोच रहे हैं, कर रहे हैं, कुछ ना कुछ चल रहा है। तो ये जो स्थिति है, जब भी हम किसी एक्टिविटी में होते हैं, जैसे आप किसी मीटिंग में बैठे हैं, आपका प्रोफेशनल बिजनेस का मीटिंग चल रहा है, आप कोई आपके सामने कस्टमर है या फिर बॉस आपका मीटिंग ले रहा है, कोई पॉइंट्स बता रहा है, प्लानिंग कर रहे हैं, रिव्यू कर रहे हैं, ये जो सारी एक्टिविटी चल रही है, ये इन सब, या फिर आप दुकान में कस्टमर को संभाल रहे हैं, ये भी एक एक्टिविटी है, राइट ना? तो जो भी हम एक्टिविटी करके काम करते हैं, उस वक्त हमारे ब्रेन की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, राइट? मतलब क्या है? ज्यादा सोचते रहते हैं ना हम, बहुत कुछ सोचना पड़ता है, बहुत कुछ करना पड़ता है, मल्टीटास्किंग भी होता है, ये कस्टमर आया, ये गया, इसको क्या बताना है, इसको कैसे समझाना है, इसको क्या करना है, इस ये चैलेंज आ गया, इसके ऊपर क्या निर्णय लेना है, नया कुछ चैलेंज आ गया, इसके ऊपर और क्या करना है। तो अलग अलग हम एक्टिविटी में होते हैं। तो जब भी हम ऐसी एक्टिविटी में होते हैं, तब हमारे ब्रेन की फ्रीक्वेंसी ये बीटा स्टेट में होती है, राइट? तो बीटा स्टेट में जब फ्रीक्वेंसी होती है, तब एक बात को अभी समझ लेना है, वॉचमैन एक्टिव रहेगा कि बॉस एक्टिव रहेगा? आपको क्या लगता है? फटाक से वर्ड चैट बॉक्स में मुझे बताएं, वॉचमैन एक्टिव कि बॉस एक्टिव? बीटा वेव्स एक्टिविटी जब चल रही है, कौन सोया होगा, कौन जाग रहा होगा? बॉस की वॉचमैन? यस, राइट। वॉचमैन जाग रहा है, बॉस सोया हुआ है, राइट? वॉचमैन पूरा एक्टिव है, पूरी तरह से, और हमारा बॉस जो है ये सोना हुआ है। मतलब इस स्टेट को अगर हम समझे, तो देखो, वॉचमैन की ताकत वैसे देखे जाए तो बहुत छोटी है, बहुत कम है, राइट? हमारे ज्यादा ताकत किसके पास है? बॉस के पास है, मतलब सबकॉन्शियस माइंड के पास है, राइट? लेकिन वो सोया हुआ है, और काम कौन कर रहा है? वॉचमैन कर रहा है, हमारे थॉट्स पे, हमारे विचारों पे, हमारे जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं उनके ऊपर सारा का सारा काम चल रहा है, वॉचमैन का चल रहा है। तो इस स्थिति में फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, 15 से 40 के बीच में फ्रीक्वेंसी होती है, लेकिन वो फ्रीक्वेंसी की ताकत जो है ना, वो बहुत कम होती है, जिसको हम एम्पलीट्यूड कहते हैं, वो बहुत कम रहता है। ताकत बहुत रहती, ताकत कम रहती है, फ्रीक्वेंसी ज्यादा रहती है। ओके, अब ये स्टेट आप समझ गए, जहां वॉचमैन
जागा हुआ है पूरी तरह से, बॉस सोया है। आप में से कितने लोग चाहेंगे कि हमेशा मेरा ब्रेन ऐसी स्थिति में काम करे जहां वॉचमैन पूरी तरह से जाग रहा है और बॉस सोया हुआ है? बताइए तो मुझे, कितने लोग हैं जो चाहेंगे कि इसी स्थिति में काम करते रहूं? डेफिनेटली नहीं चाहेंगे, क्योंकि यहाँ मेरी ब्रेन की ताकत की मर्यादाएं हैं, लिमिटेशंस है। वॉचमैन की ताकत हो के कितनी हो जाएगी, राइट ना? सो वॉचमैन की वैसे भी कोई ताकत नहीं है, कम है, राइट? सो ये आ गया एक स्टेट में जहां पे हम, लेकिन हम इस स्टेट में ज्यादा रहते हैं। पता है आपको, दिन भर में मैक्सिमम टाइम हम इसी स्थिति में रहते हैं कि हमारा वॉचमैन जाग रहा है, काम कर रहा है, और सबकॉन्शियस माइंड जो है वो सोया हुआ है, मतलब हमारा बॉस सोया हुआ। अब हम चलते हैं अल्फा स्टेट की तरफ, मतलब अल्फा फ्रीक्वेंसी की तरफ। ये अल्फा की फ्रीक्वेंसी होती है, मतलब अल्फा वेव जो होती है, इनकी फ्रीक्वेंसी होती है 8 से 12, 8 हर्ट्ज से लेके 12 हर्ट्ज प्रति सेकंड। ये फ्रीक्वेंसी अल्फा की होती है। अब अल्फा स्टेट को बहुत ज्यादा मीनिंग है, बहुत ज्यादा महत्व है। ये क्यों है, ये थोड़ा सा जानते हैं। देखो, पहली स्टेट में क्या है, वॉचमैन सोया है, वॉचमैन जाग रहा है, बॉस सोया है। तो अब मैं कितना भी इंपॉर्टेंट कुछ भी करने जाऊं तो भी शायद मेरी ताकत की लिमिटेशन है। एम आई राइट और नॉट? अल्फा स्टेट ये ऐसी स्टेट है कि जहां मेरा बॉस जो है वो जाग रहा है, और वॉचमैन जो है ये थोड़ा थोड़ा, मतलब वो भी पूरा सोया नहीं है, थोड़ा थोड़ा सोने की स्थिति में है। अब ये स्थिति अच्छी क्यों है? वाई? देखो, यहाँ पे वॉचमैन थोड़ा थोड़ा सोने की स्थिति में है, और बॉस जो है वो अभी जागने की स्थिति में है। तो वॉचमैन पूरी तरह से सोया नहीं है, और बॉस जो है वो पूरी तरह से जागा भी नहीं है। तो ये स्थिति अच्छी क्यों मानी जाती है? क्यों? क्योंकि जब वॉचमैन सोने वाला है, मतलब सोने जा रहा है, या वॉचमैन शांत है और बॉस जाग रहा है, तो ये सही समय होता है कि वॉचमैन के थ्रू बॉस को क्या करे, जो चाहिए है वो संदेश पहुंचाए। समझ रहे हैं? तो पहली स्थिति में आप संदेश पहुंचाना भी चाहो, मतलब बीटा स्थिति में आप संदेश भी पहुंचाना चाहेंगे, तो बॉस सोया है, इसलिए बॉस कोई संदेश लेगा नहीं। बराबर है? बॉस कोई संदेश नहीं ले पाएगा, क्योंकि बॉस ऑलरेडी सोया है। जो दूसरी स्थिति है अल्फा, इसमें बॉस जाग रहा है। तो बॉस अगर जाग रहा है तो अब क्या हो सकता है, उसे हमें संदेश पहुंचाने में आसान जाएगा। इसलिए वो बहुत बार ऐसे कहते हैं, अल्फा स्टेट में जाओ, और वहां जाके अगर आप कुछ देख पाए, अपना सपना देख पाए, अपना विजन देख पाए, अपनी इच्छाएं क्या आपको चाहिए वो देख पाए, तो आपका वो बहुत जल्दी पूरा होता है। ये सही बात है, वो बहुत जल्दी पूरा होता है, लेकिन ये अल्फा स्टेट में ही पॉसिबल होता है, पहली स्टेट में पॉसिबल नहीं होता है, राइट? तो इसी को नेक्स्ट थर्सडे में आपके सामने आने वाला हूँ, वो हाउ टू सेल्फ हिप्नोटाइज, अपने आप को ही अल्फा स्टेट में ले जाके अपने विजन के लिए हिप्नोटाइज कैसे करें, सेल्फ हिप्नोसिस कैसे करें, ये नेक्स्ट थर्सडे हम सीखेंगे। आज तो सिर्फ वेव्स सीखेंगे, स्टेट सीखेंगे, और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट जो गामा वेव्स है वो सीखेंगे। तो मैंने अभी पहली वेव्स आपको बता दी, दूसरी मैंने आपको वेव्स बताई जिसकी फ्रीक्वेंसी 8 से 12 होती है, और ये स्थिति ऐसी होती है जहां वॉचमैन जो है अभी शांत है, और बॉस जो है वो उठ रहा है, राइट? तो ये स्थिति में हम फटाफट अंदर क्या कर सकते हैं, हमारे विजन्स पहुंचा सकते हैं, हमें जो चाहिए वो अंदर बता सकते हैं, बोल सकते हैं, भेज सकते हैं, राइट? ये दूसरी स्थिति। ये स्थिति कब कब आती है? दिन में 2 बार तो ये स्थिति आती है। और ये कब आती है पता है? जब आप सोने जाते हो ना, जब हम सोते हैं, राइट, तब हम क्या करते हैं, हम शरीर को निष्क्रिय करते हैं। अब हम कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे। पहली स्थिति जो हमने बीटा देखी उसमें हम काम कर रहे हैं,
कोई ना कोई एक्टिविटी कर रहे, लेकिन अब हम निष्क्रिय हैं, हम सोने जा रहे हैं, हम निष्क्रिय हैं, आराम से बैठे हुए हैं, कुछ काम नहीं कर रहे, कोई विचार नहीं है, ऐसा मैं नहीं कहूंगा, विचार रहेंगे, राइट, विचार भी है, लेकिन हम अब कोई उसके ऊपर काम नहीं कर रहे, बस बैठे हुए हैं आराम से, राइट। तो ये स्थिति जो है अल्फा स्थिति, तो सोने के पहले के कुछ समय जो होता है ना, ये अल्फा स्थिति में आता है। तो उस वक्त हम क्या होते हैं, ऐसे सो गए रहते हैं, ऐसे देखो, आंखें खुली हैं, आप छत के ऊपर देख रहे हैं, इधर उधर देख रहे हैं, लाइट बंद है, और अभी आपको जैसे तैसे ऐसे नींद आ रही है, थोड़ी थोड़ी आंखें खुलती हैं, थोड़ी थोड़ी आंखें बंद होती है, ऐसी स्थिति में हम हैं। उस वक्त की स्थिति को हम कहते हैं अल्फा स्टेट, जिसमें वॉचमैन पूरा सोया भी नहीं है, पूरा जागा भी नहीं है, बॉस पूरी तरह से सोया भी नहीं है, और बॉस भी पूरी तरह से जागा नहीं है, दोनों एक ही लेवल में है। इस वक्त का सबसे सही समय होता है, अगर हम कोई भी चीज पटाख से दे दे, तो अभी वॉचमैन जो है ना, वो क्या कर रहा है, ऐसे नींद में है, तो समझो ऐसा कोई वॉचमैन नींद में है, तो अंदर घुसना आसान हो जाता है ना, क्योंकि वो अलर्ट तो है नहीं, है कि नहीं, वो तो अंदर घुसना आसान हो जाता है। तो इस समय में अगर हम अपने विजन को, हमारी इच्छाओं को, हमारे जो भी आपको चाहिए है अपने जीवन में, उसको अगर वॉचमैन के बिना अंदर भेज दे, राइट, तो क्या हो सकता है, उसके ऊपर आपका बॉस इमीडिएट काम करना शुरू कर सकता है। इसलिए अल्फा स्टेट को बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में और ज्यादा बाद में बात करेंगे, ओके। अब थीटा स्टेट, अब थीटा स्टेट क्या है, इसे भी थोड़ा समझते हैं। अब थीटा स्टेट में जब हम जाते हैं तो फ्रीक्वेंसी कम हो रही है, देखो, जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं फ्रीक्वेंसी कम हो रही है, लेकिन एम्पलीट्यूड, जिसको ताकत कहते हैं ना, वो ताकत बढ़ रही है। किसकी, बॉस की, वो ताकत बढ़ रही है ऐसा नहीं कहूंगा मैं, ताकत जागरूक हो रही है, ओके। सो बीटा स्टेट में बॉस की ताकत 0 है, राइट। अल्फा स्टेट में बॉस की कुछ तो ताकत काम में आ रही है, क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी कम हो गई वॉचमैन की, तो बॉस की ताकत बढ़ गई, ओके। थीटा स्टेट में अब वॉचमैन जो है वो सोया है, वॉचमैन सो गया है, और बॉस पूरी तरह से जाग गया है, राइट। इस कंडीशन को कहते हैं थीटा स्टेट। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कम है, 3 हर्ट्ज से लेके 8 हर्ट्ज तक, मतलब अब ब्रेन की जो न्यूरॉन्स की एक्टिविटी है, कनेक्शंस की एक्टिविटी है, ये पूरी तरह से क्या है, मंद है। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं चल रहा है, अब यहाँ पे वॉचमैन पूरी तरह से सो गया है, और बॉस पूरी तरह से एक्टिव है, राइट। तो ये स्थिति में क्या होता है, तो ये स्थिति में हमारा माइंड जो है ना, ये बहुत क्रिएटिव हो जाता है, क्योंकि बॉस जो है वो हमारा बहुत क्रिएटिव होता है, इमेजिनेटिव होता है, वो नई नई आइडियाज लेके आता है, नई नई कल्पनाएं लेके आता है। तो ऐसी स्थिति को हम सपने भी कहते हैं, ड्रीम स्टेट भी कहते हैं। हम जब सो जाते हैं तो हमें सपने आते हैं, राइट। तो ये सपने कौन सी स्थिति में आते हैं, उस वक्त हमारे ब्रेन की फ्रीक्वेंसी थीटा फ्रीक्वेंसी होती है। इसको और हम एक जगह पे अनुभव करते हैं, और वो क्या है पता है, जिन्होंने एसएसवाई किया है, और एसएसवाई के बाद अगर आप एएमसी में आए हैं, तो एएमसी में जो हम साइलेंस की बात करते हैं ना, वो साइलेंस जो है वो है थीटा फ्रीक्वेंसी की स्टेट। ये बहुत महत्वपूर्ण स्टेट है। अगर अल्फा स्टेट से हमने किसी विजन को अंदर दिया है, राइट, और थीटा स्टेट में हमारा जो बॉस है इस चीज के ऊपर काम कर रहा है, जब हम एएमसी में जाते हैं तब, राइट, मतलब साइलेंस में, साइलेंस का मतलब सीधा है, यहाँ पे मेरा कॉन्शियस माइंड जो है ये कुछ भी नहीं कर रहा, मतलब मेरा वॉचमैन जो है कुछ भी नहीं कर रहा है, और सारी की सारा जो अंदर का बॉस है वो पूरी तरह से जाग गया है, और पूरी तरह से एक्टिव है। इस स्थिति को हम साइलेंस भी कहेंगे, इसी स्थिति को थीटा वेव्स कहेंगे। ये स्थिति सबसे इंपॉर्टेंट क्यों है पता है, अल्फा स्थिति के बाद थीटा स्थिति में जाना चाहिए। जैसे इसीलिए देखना सीआईआई प्रोग्राम में
हमें स्टेप बाय स्टेप गए हैं। पहले हमने विजन बनाया, उसका लाइफ बोर्ड बनाया, हमें क्या चाहिए वो किया, हमारे पूरे लाइफ का प्लानिंग किया, और उसके बाद फिर हमने धीरे धीरे संकल्प शक्ति क्रिया 1 के थ्रू अल्फा स्टेट में जाके हमारे बॉस को क्या किया, वो सारी बातें दी। और उसके बाद जब आप संकल्प शक्ति क्रिया 2 और 3 में जाते हैं, तब थीटा स्टेट में मैंने आपको पहुंचाया। संकल्प शक्ति क्रिया 2 में आप थीटा वेव्स में पहुंचते हो। अब जब आप थीटा वेव्स में पहुंचते हो, तब आपका ब्रेन, आपका बॉस जो है, वो इन सब चीजों के ऊपर काम करना शुरू कर देता है, और वहां से फिर आने लगते हैं हमारे विजन, राइट। देन ये हो गई थीटा स्टेट। देन है डेल्टा स्टेट। डेल्टा स्टेट, अब ये ऐसी स्थिति है, डेल्टा स्टेट, बॉस जो है वो अपनी पूरी पोटेंशियल के साथ डीप लेवल में जागरूक है, एक्टिव है, राइट। और वॉचमैन पूरी तरह से सोया है, वॉचमैन इज नो मोर, वॉचमैन है ही नहीं, राइट। सिर्फ अभी बॉस ही है, और वो डीप स्लीप में है। जब हम बिना सपनों के गहरी निद्रा में होते हैं, तब हम इस स्थिति में होते हैं, और इस स्थिति में हमारा शरीर चमत्कारिक रूप से काम करता है। आपको पता है, आप अगर सोएंगे नहीं तो समझो आपको यहाँ पे कोई जख्म हो गया है, राइट। आपने ये अनुभव किया होगा, जख्म यहाँ पे हो गया है, तो दिन भर हम देखते हैं उस जख्म को, तो विशेष कुछ फर्क नहीं महसूस होता है, राइट। लेकिन रात को हम सोते हैं और सुबह उठते हैं, तो जो सूखना होता है जख्म का, या फिर जख्म भर निकलती है ना, वो स्किन एक दूसरे को टच हो जाती है, ये बहुत सारी चीजें आप नींद में ही पाते हैं। तो सुबह उठ के ही समझ में आता है, अरे मेरी जख्म जो है ये क्या हो गई है, सूख गई है, ठीक हो गई है। दिन भर अगर आप जागते रहेंगे, अगर आप 4 दिन सोएंगे नहीं, तो आपकी वो जो जख्म है वो कभी भरेगा नहीं, ये ध्यान रखना, राइट। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट स्थिति है, इसी के ये डेल्टा वेव्स की वजह से ही आपको स्वास्थ्य मिलता है, ये ध्यान में रखिए। अगर आप डेल्टा वेव्स में नहीं जा पाते हैं, तो आप अपने शरीर को बीमार करेंगे, राइट। इसीलिए जो लोगों को गहरी नींद नहीं आती है, जो सो नहीं पाते हैं, उनको ज्यादा बीमारियां होती है। क्यों? क्योंकि हमारा शरीर इसी डेल्टा वेव्स में अपने आप को क्या करने लगता है, तंदुरुस्त करने लगता है, अपने आप को रिपेयर करने का काम करता है। इसीलिए सारे जख्म रात को ठीक होते हैं और सुबह अच्छे से दिखाई पड़ता है कि फर्क पड़ रहा है, राइट। सो इस स्थिति में हमारा जो शरीर का सेल्स है, शरीर की पेशियां हैं, ये हमारा ब्रेन क्या करता है, रीजनरेट करता है, हीलिंग करता है इस स्थिति में अपने शरीर को, राइट। सो डिटॉक्सिफिकेशन करता है। आपके शरीर में कोई अशुद्धियां हैं, तो उन सारी अशुद्धियों को जमा करके बाहर फेंकने का काम भी इसी वक्त होता है। इसलिए आप देखना, आप जब सुबह उठते हो, तो आपका चेहरा जो है, रात में कितना भी आप नहा के सो जाओ, सुबह उठने के बाद आपका चेहरे पे हाथ घुमाना, तो आपका चेहरा ऑयली नजर आता है, राइट। तो पूरा शरीर में आपको ऑयली नजर आता है। क्यों आता है? तो हमारा जो शरीर ब्रेन है, इस स्थिति में अपने अंदर की सारी इंप्यूरिटीज, अशुद्धियां बाहर फेंकने का काम करता है। तो शरीर को हीलिंग जो है, ये इसी स्थिति में होता है। अगर आपकी बीमारी ठीक नहीं हो रही है, बहुत पुरानी बीमारी है और ठीक नहीं हो रही है, तो आपको सबसे पहले ध्यान देना है कि आप पर्याप्त मात्रा में नींद ले रहे हैं कि नहीं। अगर आपको गहरी नींद पर्याप्त मात्रा में नहीं आती है, तो आपकी बीमारियां, आपका शरीर ठीक नहीं कर पाता है। उसे सिर्फ डेल्टा फ्रीक्वेंसी में ही चांस होता है कि वो अपने आप को ठीक करे। तो इसीलिए पर्याप्त नींद लेना बहुत 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 महत्वपूर्ण होता है। तो नींद अच्छे से जिसको आती है, उसकी सेहत भी अच्छी रहती है। अब नींद आने के लिए फिर क्या करना चाहिए, तो वो कोई अलग से बताने की जरूरत नहीं है, वो टॉपिक अलग हो जाएगा, राइट ना। तो बहुत सारे आपने एसएसवाई किया है, एसएसवाई है, योगासन है, प्राणायाम है, इन सब चीजों से हम क्या कर सकते हैं, अच्छी नींद आने के लिए हमारे डाइट में, हमारे लाइफस्टाइल में चेंजेस करना जरूरी है। तो आपको नींद नहीं आ रही है, तो आप अपनी लाइफस्टाइल में चेंज करो,
और उस हिसाब से आगे बढ़ो तो आपको नींद आ जाएगी। लेकिन डेल्टा फ्रीक्वेंसी में आपको जाना ही जाना है 24 घंटे में एक बार, ऑटोमेटिकली आपका पूरा शरीर जो है अपने आप क्या होगा, स्वस्थ रहेगा और आपको बीमारियां नहीं होगी। बीमारी होती है क्योंकि हमारे शरीर को चांस नहीं मिलता है इस फ्रीक्वेंसी में जाने का, और इस फ्रीक्वेंसी में हमारा ब्रेन नहीं जा पाया तो वो क्या कर देगा, हमारे शरीर को रिपेयर नहीं कर पाता है, रिपेयर नहीं कर पाया तो बीमारी बढ़ती रहती है। ओके, सो यहां तक आप समझ गए। देन नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी होती है गामा फ्रीक्वेंसी। गामा फ्रीक्वेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ऐसी स्थिति है ना जहां पे एक्टिविटी है, एक्टिविटी चल रही है, काम चल रहा है, लेकिन कॉन्शियस माइंड नहीं है, मतलब वॉचमैन नहीं है, सिर्फ बॉस काम कर रहा है। ये स्थिति कब हो सकती है? इस स्थिति को कहते हैं फ्लो, और अध्यात्म की भाषा में इस स्थिति को कहते हैं अकर्म। राइट, ये इसको थोड़ा सा समझते हैं, फ्लो क्या होता है। एक किताब है, मिहाइल मिहाइल नाम के ऑथर है, उनका एक, उसका सरनेम जो है बहुत बड़ा स्पेलिंग है इसलिए मुझे वो प्रोनाउंसिएशन याद नहीं है। फ्लो करके एक किताब है, FLOW, सुंदर किताब है। उन्होंने उसमें बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया, व्हाट इज द फ्लो, फ्लो ऑफ माइंड क्या है, इसको एक्सप्लेन किया है। मैंने रिसेंटली वो किताब पढ़ी है। मिहाइल करके पहला नाम मुझे याद है ऑथर का, उसका सरनेम याद नहीं है, सरनेम बहुत बड़ा है, उसको प्रोनाउंस भी नहीं कर पाता हूं मैं। सो मिहाइल करके आपको दिख देगा, ग्रीन कलर की किताब, कभी भी आप गूगल में जाए तो आप उसको खरीद सकते हैं। तो ये जो किताब है ना, इस किताब में उन्होंने दिया है कि एनी मोमेंट ऑफ टाइम, मतलब कभी भी हमारे कोई भी एक्टिविटी में, किसी भी कोई भी काम करते वक्त हमारे पास ब्रेन के 120 बिट्स अवेलेबल होते हैं। 120 बिट्स मतलब क्या है, जो पेन ड्राइव होता है, पेन ड्राइव 8 GB का होता है, 32 GB का होता है, 64 का भी होता है। ऐसे ही ब्रेन जो है कोई भी काम करने के लिए, अटेंशन देने के लिए सिर्फ 120 बिट्स एक सेकंड के लिए उपलब्ध करता है। कितने करता है? 120 बिट्स। उसमें से भी अगर समझो मैं आपसे बात कर रहा हूं और आप मुझसे बात कर रहे हैं, तो 1 to 1 बात करने में, आपकी बात समझने में मुझे एक सेकंड में 60 बीट्स लगते हैं। कितने बीट्स लगते हैं? 60 बीट्स, तभी मैं आपकी बात समझ पाता हूं। अगर मैं आपकी तरफ ध्यान दे रहा हूं तो मेरे अटेंशन बीट्स 60। इसीलिए देखना, अगर दो व्यक्ति आपसे बात कर रहे हैं और दोनों की बात आपको समझनी है तो आपके कितने बीट्स लगेंगे एक सेकंड के लिए? 120 बीट्स लगेंगे। राइट, मतलब पूरे के पूरे बीट्स लगेंगे, तभी आप बात कर पाएंगे, बोल पाएंगे। राइट, अब अगर 3 व्यक्ति आपके साथ एक साथ में बात करें तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, किसी ना किसी को आपको रोकना होगा। राइट और नॉट? क्यों? क्योंकि आपके पास बीट्स ही कम है, 120 है। 3 व्यक्ति की बात समझने के लिए आपको कितने चाहिए? 180 बीट्स चाहिए। समझ रहे हैं आप? अब ये 120 बीट्स जो हमें एक सेकंड में मिलते हैं, किसी, मेरी बात अगर आप सुन रहे हैं अभी, तो मेरी बात सुन के समझने के लिए आपके पास 120 बीट्स है ब्रेन के एक सेकंड के लिए। लेकिन उसमें भी आप अगर कुछ और भी काम कर रहे हैं, बीच में मोबाइल देख रहे हैं, बीच में खाना भी खा रहे हैं, या आपका टीवी भी चालू है, आपके घर के लोगों की कोई बातें भी आ रही है, तो ये बातों के लिए भी कुछ बीट्स क्या हो जाएंगे? लगेंगे। राइट, तो मेरे शरीर का टेम्परेचर, मेरा ऑटो ऑटो सिस्टम जो भी चल रहा है उसके लिए भी कुछ बीट्स लगेंगे। तो मेरी बात सुनने के लिए वैसे भी आपके पास बीट्स कितने होते हैं? फिर बहुत कम हो जाते हैं, 60 बीट्स के आसपास बचते हैं। राइट, और वो भी आप पूरी तरह से ध्यान दे के यहाँ बैठे रहें तो आपको 60 बीट्स मिलेंगे, वो मेरी बात सुनने के लिए। राइट, सो अब फ्लो क्या है उसमें उन्होंने बहुत अच्छे से बताया है, मैं आपको बताता हूं। उन्होंने कहा है फ्लो क्या है, तो फ्लो वो है जब आपको एक सेकंड में 120 बीट्स पूरे के पूरे लेके आप काम कर रहे हैं, उसको बोलते हैं फ्लो।
तो ये इसको थोड़ा सा समझते, क्योंकि गामा इतना इंपॉर्टेंट है कि मैं कहता हूं अल्फा स्टेट से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट गामा स्टेट है। जब भी हम कोई भी काम करते हैं ना, तब अगर हम पूरा काम एक ही अटेंशन में, एक कोई दूसरा थॉट नहीं, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, पूरा अंदर से पूरी ताकत से हम एक ही काम कर रहे हैं ना, तो हमें मिलती है 120 बिट्स ऑफ अटेंशन। और इसी को कहते हैं गामा फ्रीक्वेंसी। और गामा फ्रीक्वेंसी होती है सबसे ज्यादा, ये होती है 40 से भी ज्यादा। लेकिन ये 40 से भी ज्यादा होने के बावजूद भी ये बहुत अच्छे से हमारे लिए उपयुक्त क्यों होती है? क्योंकि ये 40 से ज्यादा गामा फ्रीक्वेंसी ये हमारे बॉस की होती है, वॉचमैन की नहीं। समझ रहे आप? ये हमारे बॉस की होती है, मतलब सबकॉन्शियस माइंड की ये फ्रीक्वेंसी होती है, क्योंकि यहाँ कॉन्शियस माइंड है ही नहीं, उसका ज्यादा रोल भी नहीं है। जैसे समझो कोई तबला बजा रहा है, म्यूजिशियन है, जैसे जाकिर हुसैन है, तबला बजा रहे हैं, तो एक लेवल में आने के बाद उनका समझो शो चल रहा है, कॉन्सर्ट चल रहा है, आप सुन रहे हो, शुरू में तो ता 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 चलता है, लेकिन एक लेवल आने के बाद वो कुछ समय के लिए पूरे फ्लो में आ जाते हैं। राइट? इतने फ्लो में होते हैं कि वो अपने आप को भी भूल जाते हैं। द लॉस्ट, उनका बॉडी का भी अवेयरनेस भूल जाता है, सब कुछ भूल जाता है, और वो उसी फ्लो में फुल एनर्जी के साथ आगे रहते हैं। ये अनुभव म्यूजिशियन को देख के कभी कभी आपने कॉन्सर्ट देखा होगा तो उसमें आपको जरूर आया होगा। राइट ना? वो इतनी तन्मयता से शुरू हो जाते हैं कि उनके अंदर 0.001% भी दूसरा थॉट नहीं होता है, सिर्फ वही होता है जो वो कर रहे हैं। राइट ना? ये स्थिति आपने भी कभी कभी अपने कार्यों में अनुभव की होगी कि आप कोई काम करने बैठे हैं और उसमें इतना तल्लीन हो गए हैं कि आपको पता भी नहीं चल रहा है कि समय कितना हो गया, आपको भूख लगी कि नहीं लगी, आपने खाना खाया कि नहीं खाया, कितना बज गया, मेरा सोने का टाइम है या उठने का टाइम है, कितना देर से मैं कुर्सी पे बैठा हूं, मेरी पीठ का कोई प्रॉब्लम हो गया, मेरे पैर दर्द करे, वो बाद में पता चलेगा। लेकिन जब आप उस वक्त काम कर रहे होते हैं तब आपको पता भी नहीं चलता है कि आपने कितनी देर से आप बैठे हुए। राइट ना? तो ये तल्लीनता कहीं ना कहीं आपने भी अपने जीवन में किसी ना किसी कार्य के लिए अनुभव की है। इस वक्त हमारी जो स्टेट होती है ना, वो गामा स्टेट होती है, और ये गामा स्टेट में आपके विजन ऐसे ही आ जाते हैं। आप गामा स्टेट में जितना रहोगे, आप इतने वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी तैयार करोगे कि आपके विजन ऐसे ही आ जाएंगे, अपने आप आते रहेंगे। राइट? सो ये गामा स्टेट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये लेकिन ये बहुत तल्लीनता है ना, ये जुड़ी हुई है हमारे अकर्म के साथ भी। स्पिरिचुअली इसको अकर्म कहते हैं कि मैं कर रहा हूं, और क्यों कर रहा हूं? तो मुझे पसंद है इसलिए कर रहा हूं, मुझे अच्छा लगता है इसलिए कर रहा हूं। उस वक्त क्या होता है पता है? अपने आप वो उसी में आप घुल मिल जाते हो। मुझे है ना, ये गामा फ्रीक्वेंसी का अनुभव बहुत बार जब मैं सेशन लेता हूं ना, तब मुझे आता है। वो तल्लीन हो जाते हैं, ऐसे हो जाते हैं, वाह वो चल रहा है चल रहा है चल रहा है चल रहा है, और फिर अचानक ऐसे लगता है वाह, फ्लो होने लगता है। राइट? तो ट्रांस स्टेट ऑफ माइंड, बराबर है तुषार जी, ट्रांसफॉर्मेटिव स्टेज होता है। और यहाँ सिर्फ एक कनेक्शन होता है, एक फ्लो होता है, एक रूपता बनी रहती है इस पूरे इसमें। राइट ना? सो ये अनुभव आप कहीं ना कहीं अपने कार्यों में, किसी भी इसमें आप कर सकते हैं, आपके कार्यों में कर सकते हैं, आप जागे हैं तो भी कर सकते हैं। राइट? तो जो भी आपको बहुत पसंद आता है उसमें अगर आप तल्लीन हो जाओ तो एक रूपता अनुभव में आ जाती है। राइट ना? और वो एक रूपता में हमें ये स्टेट महसूस होती है, गामा स्टेट। और इसमें पता है गामा स्टेट में जितने हम ज्यादा रहेंगे उतने हम सिद्धि बन जाते हैं। राइट? तो आप सिर्फ बोलो कि क्या चाहिए आपको, तो वो आने लगता है। राइट? हम ये बहुत कम समय में अनुभव करते हैं। समझो आपको क्रिकेट बहुत पसंद है, बहुत पसंद है, आप दिल और जान से क्रिकेट खेलना चाहते हो, और आपको समय दे दिया कि जा 1-2 घंटा जाके खेल के आ जा, और आप गए और पूरा तल्लीन होके पूरा क्रिकेट खेल के आ गए।
तो फिर आने के बाद आपकी एनर्जी कैसी रहेगी? हाई रहेगी ना, फ्रीक्वेंसी बढ़ी हुई रहेगी ना, राइट ना, शांति महसूस होगी कि नहीं, आनंद लगेगा कि नहीं लगेगा। सो यही गामा स्टेट यहाँ पे काम करता है। ओके, सो हमने अभी जो फ्रीक्वेंसीज देखी है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट गामा और अल्फा है। अल्फा एक स्थिति है जहां पे हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंच सकते हैं, और गामा एक स्थिति है जहां पे बस आप करो। इसलिए वो कहते हैं ना, हम मेडिटेशन में हम क्या करते हैं पता है? सो डू नॉट रेजिस्ट। गुरुजी क्या कहते हैं? किसी का विरोध मत करो, किसी के पीछे मत जाओ, कोई नया मत तैयार करो, राइट ना। तो जो चल रहा है उसको अगर मैं हर पल स्वीकार करते रहूं, एक्सेप्ट करते रहूं, जो है वो ठीक है, तो मैं हमेशा इस फ्रीक्वेंसी में अपने आप को लेके जा सकता हूं, राइट और नॉट। सो ये अपने आप हम उस स्थिति में पहुंच जाते हैं। तो मेडिटेशन में जब आप होते हैं तब हम ये अनुभव करते हैं अल्फा स्टेट का। और अगर मेडिटेशन की स्टेट में हम कार्य करते हैं, मतलब खुली आंखों से जब मेडिटेशन होता है, तब हम होते हैं गामा स्टेट में। इसका अनुभव हम रिट्रीट और एएमसी में करते हैं। गामा स्टेट को मैं और एक अच्छी तरह से समझता हूं। आप में से अगर बीएसटी जिन्होंने किया है, भाव समाधि ट्रेनिंग, राइट, एएमसी के बाद हम बीएसटी करते हैं, तो बीएसटी में हमें ये गामा वेव्स का अनुभव आता है, क्योंकि बीच में कोई रुकावट ही नहीं बचती है। कॉन्शियस माइंड ही क्लियर हो जाता है, वो शांत हो जाता है, और सब कुछ अटैच होता है वो सबकॉन्शियस माइंड से, और वहां से फिर वो नृत्य ही आ सकता है, वो भाव क्लियर हो जाते हैं, और हम मस्त में अपने आप को आगे लेके जा सकते हैं। दैट इज गामा स्टेट। ओके, सो जब भी आपके जीवन में आपकी इच्छाएं पूरी नहीं हो रही है, बहुत संघर्ष करना पड़ रहा है, बहुत कुछ तकलीफें चल रही है, तो आपको सबसे पहले ध्यान देना चाहिए कि मैक्सिमम तौर पे आपका ब्रेन किस फ्रीक्वेंसी पे काम कर रहा है। सो अगर आपका ब्रेन हमेशा बीटा फ्रीक्वेंसी पे है, मतलब वॉचमैन काम कर रहा है, अंदर बॉस सोया हुआ है, तो आपको बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। जीवन में ऐसे लगेगा हर चीज के लिए इतना कष्ट करना पड़ता है, सहजा सहजी कुछ भी नहीं मिल रहा है, बड़ी आसानी से कुछ मिल ही नहीं रहा है, सब मेहनत ही मेहनत है, ऐसा महसूस होगा, राइट ना। सो हमें क्या करना है? शिफ्टिंग द एनर्जी, शिफ्टिंग द फ्रीक्वेंसी, इसको सीखना पड़ेगा हमें। फ्रीक्वेंसी कैसे शिफ्ट करें हमारे ब्रेन की, ये सीखते हुए आगे चलना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप अल्फा स्थिति में, अल्फा फ्रीक्वेंसी में अपने आप को कैसे ले आए, ये सीखना जरूरी है। इसे आप अगर सीखते हैं अल्फा स्थिति को, देन हम नेक्स्ट लेवल पे जाते हैं, जहां पे हम आगे की फ्रीक्वेंसी पे लेके जा सकते हैं। अल्फा के बाद बीटा में लेके जा सकते हैं, फिर डेल्टा में लेके जा सकते हैं, फिर गामा में भी उसका अनुभव कर सकते हैं। तो हाउ टू शिफ्ट, तो मैं आपको नेक्स्ट थर्सडे तो ये बताऊंगा हाउ टू शिफ्ट इन अल्फा स्टेट, और अल्फा स्टेट में जाके कैसे हम ब्रेन को सेल्फ हिप्नोसिस में लेके आ सकते हैं, वहां हम उसको लेके जाएंगे। अब हम एक वीडियो और देखते हैं और वहां से कुछ बातें और समझेंगे। ओके, जस्ट वेट, आई एम शेयरिंग। लेकिन उनमें एक खासियत थी, उनके विजन्स और इमेजिनेशन का न्यूरल सर्किट बहुत स्ट्रॉन्ग था। वो जो कुछ सोचते उसे स्पष्ट रूप से देख सकते थे, दृश्य को पूरी फीलिंग्स के साथ महसूस कर सकते थे, उस दृश्य को अपने दिमाग में बनाए रख सकते थे, जिस कारण वे सीधे अपने अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड से जुड़ सकते थे। निकोला टेस्ला साहब अपने मन में जो चाहे देख सकते थे और उसे हकीकत में पैदा कर सकते थे। जब वो स्कूल में थे तब उन्होंने नायग्रा फॉल्स का एक चित्र देखा। झरने से गिरते हुए पानी को देखते देखते वो उस चित्र में खो गए। उन्होंने देखा कि एक विशाल पहिया पानी की शक्ति से घूम रहा है। यंग निकोला ने अपने अंकल से कहा कि मैं अमेरिका जाकर ऐसी मशीन बनाऊंगा जो पानी से शक्ति ले सके। उन्होंने 30 साल बाद ठीक वैसा ही किया। जाहिर तौर पर छोटी उम्र में उन्हें अपनी काबिलियत का अंदाजा नहीं था। जब निकोला टेस्ला 7 साल के हुए तब उनके भाई की घोड़े से गिरकर मौत हो गई। वे अपनी ऑटोबायोग्राफी में कहते हैं कि मैं इस दुर्घटना को कभी नहीं भुला पाया। उस घटना का दर्द छोटे निकोला के कहीं अंदर अवचेतन मन में अंकित हो गया। वे कहते हैं कि कई सालों तक मेरी भाई की मौत का सीन मुझे हर दिन याद आता था।
उसके बाद कई वर्षों तक निकोला टेस्ला अकेले रहना पसंद करते। अगर छोटे टेस्ला से किसी वस्तु या ऑब्जेक्ट की बात की जाती तो उनके दिमाग में तेज प्रकाश बिजली की तरह चमकने लगता और वो चीज अपने आप सामने दिखने लगती। कई बार वो बात करते करते बेचैन हो जाते थे क्योंकि उनको समझ नहीं आता था कि वो जो देख रहे हैं वो असलियत में है या नहीं। जब इस तरह के विजन्स उनको परेशान करने लगे तो उन्होंने कुछ तरीके अपनाए। वे अपने मन में एक शहर या बड़ी सी जगह की कल्पना करते और मन ही मन पूरे शहर में घूमते रहते, शहर में नए लोगों से मिलते या फिर किसी पसंदीदा काल्पनिक व्यक्ति को बुलाकर उससे घंटों बातें किया करते। ऐसा वे 17 साल की उम्र तक करते रहे। उसके बाद उनके विजन्स में साइंस की इंस्पिरेशन और प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन प्रकट होने लगे। एक दोपहर वे अपने दोस्त के साथ पार्क में घूम रहे थे और कविता गा रहे थे। अचानक उनकी आंखों के सामने जोर से लाइट चमकी और फिर कुछ सर्किट और डिजाइन्स दिखने लगी। उन्होंने तत्काल रेत में उस डायग्राम को बनाना शुरू कर दिया और 6 साल बाद वही डायग्राम उन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स की सभा में पेश किया। ये डिज़ाइन थी एसी मोटर्स की। ये डिज़ाइन इतनी इफेक्टिव थी कि आज 120 सालों बाद भी पावर टूल्स और वैक्यूम क्लीनर में उपयोग की जाती है। सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति केवल इंटेलेक्ट या बुद्धि तक सीमित ना होकर पूरे शरीर पर काम करती है। निकोला टेस्ला के पिता चाहते थे कि उनका होशियार बेटा पादरी बनकर रिलीजन और फिलॉसफी को आगे बढ़ाए, लेकिन टेस्ला बचपन से साइंस में जाना चाहते थे। फिर एक बार किशोरावस्था में निकोला को कोलेरा हो गया और उनकी मरणासन्न स्थिति हो गई। पिता ने निकोला टेस्ला के पास आकर कहा कि तुम जल्दी ठीक हो जाओ, फिर तुम जो चाहे बन सकते हो। चाहो तो मैं तुम्हारा दाखिला इंजीनियरिंग में करा दूंगा। आप इसे माइंड ओवर मैटर कह लो या हीलिंग पावर ऑफ सबकॉन्शियस। निकोला टेस्ला कुछ ही दिनों में पूरी तरह ठीक हो गए। तो सवाल ये है कि आप और मैं ये शक्ति अपने अंदर कैसे विकसित कर सकते हैं। अपनी ऑटोबायोग्राफी में निकोला टेस्ला बताते हैं कि हर दिन सुबह उनके पिता उनकी मेमोरी और रीजनिंग स्किल्स को तेज करने के लिए उन्हें कुछ एक्सरसाइज देते थे, जैसे एक दूसरे के मन में चल रहे विचारों का अंदाजा लगाना, एक बार सुनने के बाद लंबे सेंटेंसेस रिपीट करना। इन अभ्यास के चलते वे अपनी एकाग्रता और कल्पना शक्ति विकसित कर पाए, जिसके साथ में उनके विजुअलाइजेशंस भी विकसित होते चले गए। अगली बात जो टेस्ला कहते हैं कि दुनिया में अधिकतर लोग बाहर चिंतन में फंसे हुए हैं। उनको नहीं पता कि उनके अंदर असीम शक्ति काम कर रही है। टेस्ला कहते हैं कि मैं जितने भी इन्वेस्टर्स से मिलता हूँ, इनमें धैर्य की कमी होती है। ये लोग किसी भी कल्पना को अपने अंदर रोकना, उसे नज़दीक से क्लियरली देखना पसंद नहीं करते। अगर ये लोग ऐसा कर लें तो उस नए आइडिया को काम करता हुआ फील या महसूस कर सकते हैं और अपने पैसे और समय का नुकसान बचा सकते हैं। निकोला टेस्ला के लिए अकेले और शांत रहना बहुत ज़रूरी था। अगली बात वो कहते हैं, बी अलोन, दैट इज़ द सीक्रेट ऑफ इन्वेंशन। बी अलोन, दैट इज़ व्हेन द आइडियाज़ आर बॉर्न। वो कहते हैं कि अगर आप ब्रह्मांड का सीक्रेट जानना चाहते हो तो एनर्जी, फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशन के टर्म्स में सोचिए। आपका कॉन्शियस माइंड एक रिसीवर है और एक सोर्स है जहाँ से ब्रह्मांड और सारी नॉलेज प्रकट होती है। इससे संपर्क करने के लिए आपको शांत और सचेत रहने की ज़रूरत है। टेस्ला कहते हैं कि मैंने अपनी सारी पूंजी एक्सपेरिमेंट्स में लगा दी, जिससे मैं नई खोज कर सकूं और मानवता की तरक्की हो। यही है अगला पॉइंट। बॉब प्रॉक्टर अपनी किताब में कहते हैं कि सबकॉन्शियस की असीमित पावर और गाइडेंस अनसेल्फिश माइंड की तरफ बहती है। ऐसा माइंड जो अपने फायदे से बढ़कर सोचता हो, चाहे वो विंची हो, मस्क हो या टेस्ला। इन सब के विजन्स अपने पर्सनल फायदों और महलों से बड़े थे। अगर आपका गोल केवल खुद के लिए पैसा कमाने की बजाय अपने साथ लोगों के लिए बेहतर करना है, तो आपके पास आइडियाज़, अपॉर्चुनिटीज़ और इंट्यूशन ज़्यादा आएंगे। जब आपके मन में डाउट नहीं होते तो आप बहुत इंटेंस हो जाते हो। निकोला टेस्ला बहुत इंटेंस इंसान थे। वो जो भी करते उसमें पूरी तरह समझ आते थे। एक बार वे लगातार 84 घंटों तक अपनी लैब में काम करते रहे। एक बार वे 36 घंटों तक लगातार पूल खेलते रहे। उनकी सेहत बचाने के लिए उन्हें यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी से बैन कर दिया गया था, क्योंकि वो दिन रात वहाँ की किताबें पढ़ते रहते थे। जैसे जैसे उनके अनुभव बढ़ते गए, निकोला टेस्ला की क्वालिटीज़ भी विकसित होती गईं। आज से करीबन 100 साल पहले 1926 में उन्होंने इंटरनेट के साथ साथ स्मार्टफोन जैसा डिवाइस भी इमेजिन कर लिया था। ये उनके शब्द हैं कि एक ऐसा वायरलेस नेटवर्क बनेगा जहां पूरी दुनिया एक बड़े दिमाग में बदल जाएगी। कितनी भी दूर से लोग तुरंत आपस में जुड़ पाएंगे, एक दूसरे से बात कर पाएंगे और एक दूसरे को देख पाएंगे।
ऐसा करने के लिए इंसान के पास एक छोटा सा डिवाइस होगा जिसे वो अपनी कोट की पॉकेट में रख सकेगा। दोस्तों, समरी में निकोला टेस्ला कहते हैं कि कंप्लीट मास्टरी ऑफ माइंड ओवर मटेरियल वर्ल्ड ही इंसानी जीवन का लक्ष्य है। सबसे पहले लर्न टू होल्ड अ थॉट। अपने अंदर बसी कल्पना शक्ति को इग्नोर मत कीजिए। अपने दिमाग में किसी सकारात्मक आइडिया को रोकना, उसे देखना और महसूस करना जरूरी है। इसी प्रक्रिया का एक रूप है विजुअलाइजेशन। जितना अच्छा आपका कंसंट्रेशन होगा, उतनी अच्छी तरह से आप ये प्रोसेस कर पाएंगे। इसलिए ध्यान, मेडिटेशन या अन्य अभ्यास जरूर मदद करते हैं। हमारा कॉन्शियस माइंड एक रिसीवर है और एक सोर्स है जहां से ब्रह्मांड और सारी नॉलेज प्रकट होती है। आपको बस शांत और सचेत रहने की जरूरत है। सबकॉन्शियस माइंड की असीमित पावर्स और गाइडेंस अनसेल्फिश माइंड की तरफ बहती हैं। ऐसा माइंड जो अपने से बढ़कर सोचता हो। अपने विजन्स में हमेशा दूसरों की सहायता के लिए जगह रखिए। आपकी इंटेंसिटी बताती है कि आपके अंदर कितने कम डाउट्स हैं। इसलिए आप जो भी करें उसे पूरी तरह डूबकर, तल्लीन होकर करें। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो सबकॉन्शियस माइंड गुड। तो आपको दो तीन चीजें सीखनी होगी पूरे जीवन में। एक एक पहले विजन क्या है, कहाँ जाना है जीवन में, इसको सोचना होगा। इसको परफेक्ट, पक्का तय करना होगा। दूसरा, उसके बाद आपको सीखना होगा कि आपको फोकस कैसे रहना है। मतलब आपको अपनी एकाग्रता को कैसे बढ़ा के रखे, ताकि 120 बीट्स में से कम 80 बीट्स तो मेरे हर वक्त के अटेंशन, अगर एक ही बात के ऊपर फोकस है तो अपने आप हमारे बीट्स क्या हो जाएंगे, कॉन्सेंट्रेटेड हो जाएंगे, एक ही जगह पे पूरी ताकत के साथ लगेंगे। लेकिन हम एक ही वक्त में 10 काम कर रहे हैं, मोबाइल पे बात भी कर रहे हैं, ये भी सुन रहे हैं, वो भी सुन रहे हैं, खाना भी खा रहे हैं, टीवी भी देख रहे हैं, और बहुत सारा चीजें अगर एक साथ चल रहा है तो चांसेस ज्यादा क्या है कि हमारा अटेंशन जो है डिवाइड हो जाएगा। और जितना अटेंशन डिवाइड हो जाएगा, हमारी फ्रीक्वेंसी जो है वो बीटा वेव्स में आ जाएगी, राइट। और बीटा वेव्स में अगर ज्यादा फ्रीक्वेंसी है तो वॉचमैन एक्टिव है, राइट ना। वॉचमैन एक्टिव है तो हम अपने सबकॉन्शियस माइंड की ताकत को कभी अनुभव नहीं कर पाएंगे। तो पहले विजन रखना होगा। अटेंशन, जैसे हमने एडवांस सीआईआई में भी और सीआईआई में भी ये हमने क्या सीखा है, तो किस तरह से अपने फोकस को बनाए रखे। तो जो भी संकल्प शक्ति क्रिया करते हैं, हम संकल्प शक्ति क्रिया से क्या करते हैं, तो हमारे ब्रेन की फ्रीक्वेंसीज को बदलते जाते हैं और ऐसी फ्रीक्वेंसी में ले जाते हैं, और जहां जाके हम अंदर उस विजन को देखते हैं। तो दूसरा आपको सीखना होगा कि अटेंशन कैसे रखे, फोकस कैसे रहे, ऑटोमेटिक फोकस कैसे आए, जो मैं चाहता हूं उसी के ऊपर मेरा इधर उधर फोकस ना जाए। तो जैसे अभी मैं बैठा हूं, क्लास आप सुन रहे हैं, मैं बोल रहा हूं, तो आपका फोकस यहाँ पे कैसे रहे, ये छोटी छोटी बातें प्रयोग से आपको करनी पड़ेगी। तो जब भी आप कोई काम करते हो तो माइंड को आदत डाल देना कि उस वक्त मैं यही करूंगा। तो जैसे यहाँ पे मैं बैठा हूं तो 9 से 10 हम आप सामने बैठे हैं, तो आदत डाल दो अपने माइंड को हमेशा कि बस 9 से 10 ये तो यही करूंगा, दूसरा कुछ नहीं करूंगा, ना तो टीवी देखूंगा, ना मोबाइल देखूंगा, ना जगह से हिलूंगा, ना कुछ करूंगा। तो ये छोटी छोटी बातों से अगर आप आदत डालोगे, तभी आपके माइंड को आदत लगेगी कि हम एक ही जगह पे कैसे फोकस करें। नहीं तो 10 काम अगर करते रहे तो माइंड को हमेशा आदत लगेगी ये भी करो, वो भी करो, वो भी करो, और मल्टीटास्किंग में आपकी फ्रीक्वेंसी कभी अल्फा स्टेट और गामा स्टेट को मैच नहीं होगी, राइट। और फिर हमें बहुत कष्ट करने पड़ेंगे हमारे जीवन में छोटे छोटे विजन को पूरा करने के लिए। तो इस बात को आपको, दूसरा अटेंशन लेवल को कैसे स्ट्रांग रखे, कैसे पूरा रखे, ये सीखना होगा। तीसरा हमें सीखना होगा कल्पना शक्ति को बढ़ाना। हमें विजुअलाइजेशन जो हम करते हैं संकल्प शक्ति के 1 2 3 4 में जो भी करते हैं, वो हमें आंख बंद करके वो देखना और महसूस करना, इसकी प्रैक्टिस करनी होगी। हमें वो उस लेवल में जाके
वो वाइब्रेशंस को क्रिएट करने की जो प्रैक्टिस है ये हमें ज्यादा से ज्यादा करनी होगी, तभी हम हमारे विजन की तरफ सहजता से बढ़ पाएंगे। राइट, तो आपको 3 बातें सीखनी है। एक तो आपके जीवन की दिशा निश्चित करनी है। दूसरी बात, आपको अटेंशन लेवल कैसे फिक्स करना है, कैसे मैं एक काम कर रहा हूं तो एक ही काम में रहूं, ये छोटी छोटी बातों से आप करें। जैसे आप खाना खा रहे हैं, राइट, तो छोटी छोटी बातों से प्रैक्टिस कीजिए। नहा रहे हैं तो नहाने जाइए, दूसरा कुछ मत कीजिए, मजा कीजिए, नहाइए, मस्त मजा कीजिए। खाना खाना है तो खाइए, पूरा मस्त खाने का आनंद लीजिए। राइट, सोने जाना है तो पूरा सोने का आनंद लीजिए, मोबाइल बाजू में रख दीजिए, दूसरे कमरे में जाने दीजिए, उसको रखिए मत सामने। किसी का फोन आएगा, किसी का फोन आएगा। कभी कभी हम दोपहर को भी सोने जाते हैं और मोबाइल बाजू में रखते, किसी का फोन आया तो किसी का फोन आया तो ना तो हम सोने में होते हैं ना फोन में होते हैं। तो दो में एक ही काम करने की आदत लगा दो, अनडिवाइडेड अटेंशन की आदत लगा लो, और ये आपको आएगा मेडिटेशन से, संकल्प शक्ति क्रिया से, ध्यान से। इन सब से आपको ये अच्छी आदत लगेगी, और छोटा छोटा प्रैक्टिकल भी आपको करना पड़ेगा कि एक समय में एक ही काम में पूरा ध्यान दो। और फिर तीसरी बात आपको सीखनी होगी कि कैसे मैं ज्यादा से ज्यादा कल्पकता अपने विजन में लेके आओ, ज्यादा से ज्यादा विजन को कैसे देख पाओ, उसको कैसे हम अनुभव कर पाओ, कैसे उसका छोटी छोटी बातों का डिटेल में देख पाओ, इसको आपको सीखना होगा। ये 3 बातें अगर आप सीखते हैं तो आप चौथी बात सीखेंगे उसके बाद नेक्स्ट थर्सडे को, कि कैसे हम फिर इन फ्रीक्वेंसीज को शिफ्ट करना सीखें। आपको जाते जाते एक रहस्य बता देता हूं, और वो रहस्य ये है, ब्रेन की सारी फ्रीक्वेंसी को अच्छे से सुनना। अगर ये सुन लिया और समझ गए तो आप बहुत समझ जाएंगे। ब्रेन की सारी फ्रीक्वेंसीज हमारे श्वासों के साथ कनेक्टेड रहती है। समझा? आपकी श्वास आपके ब्रेन की फ्रीक्वेंसी को क्या कर सकती है? कंट्रोल कर सकती है। ये सीक्रेट वाली बात है, और ये नेक्स्ट इसमें मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरह से हम श्वासों से हमारी फ्रीक्वेंसी को क्या करें, चेंज करें। किसी भी क्षण में आप किसी भी फ्रीक्वेंसी के लेवल में जा सकते हैं अगर आप अपने श्वासों में मास्टर है। और ये अगर सुन लिया तो आपको अब पता चलेगा प्राणायाम का महत्व क्या है भैया, कितना इंपॉर्टेंट है, और वहां से ही हम मास्टरी लेके आते हैं। राइट, चले आगे फिर नेक्स्ट थर्सडे में, अगले गुरुवार को इसके ऊपर भी बात करेंगे कि किस तरह से हमारी श्वास, हमारी फ्रीक्वेंसी और अल्फा स्टेट में हिप्नोसाइज कैसे करें, अपने आप को हिप्नोसिस कैसे करें, और वो विजन में कैसे जाए, ये नेक्स्ट इसमें सीखेंगे। आज के लिए रुकते हैं, 3 बार ओंकार करेंगे और रुक जाएंगे। अगर आपको अच्छी लगी जानकारी तो बता देना कैसी लगी, ठीक लगी, उपयुक्त है? यस, गुड। तो व्हाट्स चैट बॉक्स में डाल देना यस करके। ओके, चलिए आज के लिए रुकते हैं, 3 बार ओंकार करेंगे। ओ थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। मैं मीटिंग बंद कर रहा हूँ। गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स।